हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, लेसन है अपना अंतःस्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ये तंत्र हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उससे संबंध रखता है। हमारी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। जनरली हमारे जो आचरण है, हमारा हाव भाव, हमारा व्यवहार, ये सारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हमारे शरीर की शारीरिक जो भी वृद्धि होती है, जो भी हमारा व्यवहार आंतरिक और बाहरी दोनों ही बातों को ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में एक संतुलन होना ज़रूरी है। अगर हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और कम बनते हैं तो भी हानिकारक हैं। इसलिए इनका हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन दोनों स्थिति के अंदर ये हमारे लाभप्रद नहीं होते। इनका जो सिक्रेशन है वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सिक्रेशन होना चाहिए। एक सामान्य स्तर पर अगर इनका स्राव होता है तो वो हमारे मानसिक शारीरिक बातों के लिए अच्छा रहता है। तो बिना कोई देरी लिए मैं आपको ले चलता हूँ आज के इस वीडियो पे, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें भी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हमारी कंप्लीट बॉडी का चित्र है, कंप्लीट बॉडी डायग्राम है। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जनरली जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उनकी पोजीशन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है उसको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिर से। सिर में जो ग्लैंड होती है हमारी, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, या पीयूष ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी जो हमारी बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन सब का कंट्रोल सेंटर पीयूष ग्रंथि के पास होता है। ये इन हार्मोन्स को कंट्रोल भी करती है, इनके सिक्रेशन को ज़्यादा भी करती है और लो भी करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। ये पीयूष ग्रंथि के थोड़ा सा ऊपर की साइड में होती है, और एक पीनियल ग्लैंड होती है। हालांकि इससे किसी भी प्रकार का बहुत कम सिक्रेशन होता है, फिर भी ये हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इस प्रकार हमने देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क वाला पार्ट है, जो हेड वाला पोर्शन है, उसके अंदर 3 अंतःस्रावी ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड्स। उसके नीचे आते हैं तो हमारे जो वेस्ट है, गला है, नेक पोजीशन के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो श्वास नाली होती है, जिससे रेस्पिरेशन ट्रैक्ट बोलते हैं हमें, उसके पास में ये एक एच शेप में ग्लैंड होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसके नीचे चेस्ट पोजीशन पे दोनों फेफड़ों के बीच के अंदर चेस्ट बोन है, उस चेस्ट बोन के पास में थाइमस ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है ये 2 तरह से काम करती है। ये मिक्स्ड ग्लैंड की श्रेणी में आती है। मिक्स्ड ग्लैंड की श्रेणी का मतलब है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी भी ग्रंथि है, यानी ये दोनों तरह के हार्मोन रिलीज
करती है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स की जो पोजीशन होती है वो हमारे जो किडनी होती है, जिसको हम गुर्दे बोलते हैं या वृक्क बोलते हैं, उसके जो टॉप पे ये हल्की सी एक स्ट्रक्चर होता है लोब शेप का, ये दोनों किडनियों के ऊपर ये स्थिर होती है, ऊपर की साइज में इसकी पोजीशन होती है, किडनी के जस्ट ऊपर ये किडनीज हैं। उसके बाद में जो गोनड्स हैं, गोनड ग्लैंड है जिनको जनन ग्रंथि बोलते हैं, वो दो है, मेल में अलग है एंड फीमेल में अलग है। मेल में जो जनन ग्रंथि है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो टेस्टिस है जिसको वर्सन कहते हैं। ये पुरुषों में यानी मेल में पाई जाती हैं, और जो फीमेल्स हैं, मादा है, उनके अंदर ओवरीज होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बता रखा है। ये दो साइज में जा रही है। यहाँ जो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं और टेस्टिस से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। इस तरह से ये हमारी जो डायग्राम है, इससे हमने ये देखा और जाना कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो अग्न्याशय ग्रंथि हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, वो कौन कौन सी लोकेशन या कौन कौन सी स्थिति पर स्थित हैं। अब हम टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों की प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा संश्लेषित होता है, यानी ये बनाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये रक्त द्वारा, यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होगा? हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है, उसके द्वारा ये पूरे शरीर में संचरित होते हैं। अधिकांश हार्मोन्स जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में इजीली से घुल जाते हैं। केमिकल दृष्टि से बात करें, रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन्स की जो नेचर है, बाय नेचर हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, यानी ये संदेश को लेके जाने का कार्य करते हैं। ये इनकी विशेषताएं होगी हार्मोन्स की। हार्मोन्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बचपन से लेकर प्रौढ़ अवस्था, फिर ओल्ड एज के अंदर भी हमारे शरीर को जो कंट्रोल करते हैं वो हार्मोन्स ही करते हैं। मेनली हमारे बिहेवियर को, कभी कभी शरीर में कई बार उत्तेजना हो जाती है, कई बार हमारी बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है। उसका जो मेन कारण है ये हार्मोनल इम्पैक्ट है। एंजाइम्स, हार्मोन और एंजाइम है, दोनों का रोल हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रहता है। जो एंजाइम्स की जो प्रकृति होती है, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि जो राइबोसोम एंजाइम है, राइबोसोमल एंजाइम होता है, वो आरएनए का बना होता है। एंजाइम की खोज सबसे पहले एक बुकनर नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड एंजाइम? तो आंसर होगा एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय बुकनर। एंजाइम स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। एंजाइम ऐसे हैं जो खुद रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वो रासायनिक क्रिया की जो स्पीड है, गति है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। उनकी कैटेगराइज हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है: अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां एंड मिश्रित ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जिनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, यानी ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो बिना ट्यूब के, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है,
जो अपने सीक्रेशन को, अपने स्रावन को जो ये सीक्रेशन करती है, जो पदार्थ बनाती है, उसको सीधे ब्लड में उड़ेल देती है, यानी डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को ये ब्लड में ले जाती है। यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कोई नलिका नहीं होती। ये नलिका विहीन है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है। ये अपने सीक्रेशन को सीधे रक्त में छोड़ती है, यानी इनका जो सीक्रेशन है उसको ले जाने के लिए किसी मीडिया की जरूरत नहीं होती, ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। इसके एग्जाम्पल पीयूष ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थायराइड, एडिनल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स। इस प्रकार ये जो ग्रंथियां हैं ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। बहिस्रावी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन बाहर किसी नलिका के द्वारा लेकर जाती है, या ऐसी ग्रंथियां जो अपने सीक्रेशन को या अपने स्रावित जो पदार्थ है उसको नलिका के द्वारा लेकर जाती है, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो अश्रु ग्रंथियां हैं। हमारी आँखों से जो आंसू आते हैं वो एक ट्यूब में आते हैं, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से चलते हैं और हमारी शरीर से आँखों के द्वारा वो फिर बाहर निकलते हैं। अश्रु ग्रंथियाँ उसे कहते हैं। स्तन मेमोरी ग्लैंड्स हैं। लार ग्रंथि है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में 3 जोड़ी होती है। सीरोमिनस ग्रंथि जो कान में पर्दे के पास में होती है, कान के इंटरनल ईयर के अंदर ये सीरोमिनस ग्रंथि होती है। ये पदार्थ रिलीज करती है सीरोमिनस, इसलिए इसको सीरोमिनस ग्लैंड कहते हैं। श्वेत ग्रंथि मीन्स ये पसीने वाली ग्रंथि हैं जो पसीना को कैरी करती है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका युक्त होती है, अपने स्रावित को जो पदार्थ है इनका स्रावन है उसको नलिका में छोड़ती है। अब हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी भी हैं जो दोनों कार्य एक साथ करती है, एंड वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। इस प्रकार की ग्रंथियों का जो एग्जाम्पल है वो है अग्नाशय, जो हमारे पाचन संबंधी एक्टिविटी में बहुत बड़ा प्ले रोल करती है। वर्सन, टेस्टिस एंड अंडाशय। वर्सन जो होते हैं मेल्स में पाए जाते हैं, ओवरीज फीमेल्स का पाई जाती है। इस प्रकार से जो ऐसी ग्लैंड जो दोनों ही तरह के कार्य करती है उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं या मिश्रित ग्रंथि कहती है। अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करने वाली ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम, मेरे पिछले वीडियो में जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी ली थी उसमें ये बताया गया था कि अग्नाशय जो है ये अपने पैनक्रियाटिक जो जूस है इसका उसको डिओडनम में रिलीज करती है। डिओडनम को हम ग्रहणी कहते हैं, जो हमारी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिओडनम। वहाँ पर ये अपना सीक्रेशन छोड़ती है जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो पाचन में हेल्प करती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, बात करते हैं हम सबसे बड़ी ग्रंथि की, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो वो है लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज या अग्नाशय। इस ग्लैंड में पाई जाने वाली अंतःस्रावी कोशिकाओं को हम, इसका जो एक बंडल होता है, कोशिकाओं का ग्रुप होता है, उसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या इजलेट ऑफ लैंगरहैन, इजलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि की पोजीशन हमारे शरीर के अंदर हमारे स्टोमक के निचले पार्ट में होती है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों के बीच में हल्का सा ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। स्टोमक के जस्ट नीचे ये इसकी पोजीशन होती है। इस तरफ ये छोटी आंत की शुरुआत होती है यहाँ से
और इस पोजीशन में स्टोमक होता है, और ये जो पोजीशन है, ये जो मार्किंग हो रही है, इसको हम ये पैनक्रियाज है। ये अग्नाशय है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये पाचन क्रिया के साथ साथ अंतःस्रावी सिक्रेशन भी रिलीज करती है। अंतःस्रावी सिक्रेशन के अंदर ये 2-3 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। देखते हैं। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं जो अग्नाशय के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली है अल्फा कोशिकाएं, सेकंड नंबर इज बीटा कोशिकाएं या बीटा सेल्स, 3 नंबर है डेल्टा सेल्स। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स है, इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसको ग्लूकागोन कहते हैं। बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। और डेल्टा सेल जो हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज या स्रावित करती है। इस प्रकार से अग्नाशय से अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन। अब इन तीनों हार्मोन का हमारे शरीर में क्या रोल है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको सामान्य बनाए रखता है। यानी हम जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स लेते हैं, चावल है, आलू, शकरकंद, शुगर, इन सब में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगती है तो डायबिटीज़ या जिसको हम मधुमेह कहते हैं वो होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसलिए उस स्थिति को ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है। इसलिए इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसका बनना शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इस हार्मोन्स की में अगर एबनॉर्मलिटी हो गई और ये हमारे शरीर में कम बनने लग गया, इसका मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा है वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा बनने लग जाती है। यह शरीर में ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन एक प्रोसेस होता है, उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। इंसुलिन हार्मोन से संबंधित जो रोग हैं, हाइपोसेक्रेशन और अतिस्रावी, यानी जब इंसुलिन की अधिक मात्रा और इंसुलिन की कम मात्रा हमारे शरीर में बनती है तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। जब इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनने लगता है किसी कारणवश तो डिजीज़ होता है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये हाइपरग्लाइसीमिया है। और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है तो जो डिजीज़ होता है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इस प्रकार से इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसकी कमी से मधुमेह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लूकागोन ये एक हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है, वो पुनः जब शरीर को शुगर की जरूरत होती है या एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो वो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटने लगता है। थर्ड है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव को, यानी दोनों के इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन है
उसमें बाधा उत्पन्न करता है, यानी उसको बनने से रोकता है, और पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। जो फूड हमने लिया है उसका पाचन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जब उसका एसिमिलेशन होता है तो उस एसिमिलेशन की जो टाइम पीरियड है उसको ये बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे नेक में होती है, और ये एच शेप में होती है। जैसे दिख रहा है आपको, ये एच शेप में लगती है, इस तरह से होती है ये एच शेप में होती है। ये थायराइड ग्रंथि है, इसकी पोजीशन हमारे नेक पार्ट में होती है, यहाँ पर चिन के नीचे। ये चिन है, चिन के जस्ट नीचे ये होती है। और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 अन्य ग्लैंड पाई जाती है जो इसके अंदर एम्बेडेड यानी इसमें धसी हुई होती है, उसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो 4 ग्लैंड है 1, 2, 3 और 4, इसको पैराथायराइड ग्रंथियां कहते हैं। इसकी पोजीशन भी इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती है। इसका शेप अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है, और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर होगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरिन एंड कैल्सिटोनिन। अब इनकी कमी से और इनकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मली रहें तो ठीक है, अगर हार्मोन शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक हैं, और अगर उनका सीक्रेशन अगर अल्प मात्रा में होता है तो भी हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इनका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। अब थायरोक्सिन हार्मोन्स के क्या क्या कार्य होते हैं? ये हार्मोन निर्माण के लिए, इस हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, इसकी फॉर्मेशंस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के एक एसेंशियल पार्ट है। उसके लिए इसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी हमारे भोजन के अंदर आयोडीन की मात्रा जरूर होनी चाहिए। उपापचय एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारे शरीर की उसको ये मेंटेन रखता है। उसके द्वारा कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की दर को, रेट को बढ़ाता है, यानी ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है और उसकी रेट को बढ़ाने का कार्य करता है। शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है और उसकी डेवलपमेंट में सहायक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग अंडे देता है, अंडे के बाद में उससे टेडपोल निकलता है। टेडपोल में एक क्रिया होती है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी उसके शरीर का रूपांतरण होता है और उसके बाद में वो एडल्ट फ्रॉग की श्रेणी में आता है। उसमें अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, यदि उसको थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलता है तो वो ज़िंदगी भर किस में रहेगा? वो टेडपोल की श्रेणी में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि टेडपोल जो है वो फ्रॉग की जो जनरेशन, फ्रॉग की जो वृद्धि होती है उसका एक बीच का अवधि होती है, उसके अंदर वो टेडपोल की फॉर्म में रहता है। और अगर किसी चिकित्सीय प्रणाली से या और किसी तरीके से अगर हम उसकी जो थायराइड ग्लैंड को अगर बाहर निकाल देते हैं तो वो ज़िंदगी भर अपनी टेडपोल फॉर्म में भी रहता है, यानी उसका आगे का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और वो टेडपोल ही बनकर रह जाता है। इसलिए हमारे शरीर की जो वृद्धि है, हमारे शरीर का जो आकार है, विकास है, लंबाई है, चौड़ाई है,
और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज़रूरी आवश्यकता पड़ती है। उपापचय दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाकर हमारी जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन की दर को भी ये बढ़ाता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क में कायांतरित करता है, यानी मेंढक का जो टेडपोल है वो अपने एडल्ट फॉर्म से या जो फ्रॉग है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो उसकी कायांतरित यानी मेटामॉर्फोसिस कब होगा? जब उसको थायरोक्सिन हार्मोन बराबर मात्रा में मिलेगा। थायरोक्सिन हार्मोन्स कैसे मिलेगा? उसके लिए किसकी ज़रूरत है? आयोडीन की ज़रूरत है। जैसे हम चार्ट लेके आते हैं नमक, उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड नमक, यानी हम जो नमक लेते हैं उसमें आयोडीन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम हमारे जो भोजन खाद्य पदार्थ में जो हम नमक लेते हैं, साल्ट लेते हैं, अगर उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं है तो कौन सा डिजीज़ हो जाएगा? गॉइटर डिजीज़ हो जाएगा, गलगंड जिसको हम जानते हैं। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ में नमक ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? वो अगर ज़्यादा होता है तो भी नुकसानदायक है और कम है तो भी नुकसानदायक, यानी उसका जो नॉर्मल होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो डिजीज़ हैं, यानी थायराइड ग्लैंड से अगर उसका जो सिक्रेशन है अगर वो कम है या ज़्यादा है तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? अल्पस्राव यानी थायराइड हार्मोन से जो हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से, अगर उनकी मात्रा कम है तो कौन कौन से डिजीज़ हैं? थायरोक्सिन की कमी से होता है जड़ वामनता, यानी उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, हाइट और वृद्धि उसकी रुक जाती है और इसको हम जड़ वामनता कहते हैं। उसके शारीरिक और मानसिक वृद्धि नहीं होती है। जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, शारीरिक भी वृद्धि भी होती है, उसके शरीर का आकार बढ़ता है और उसके साथ साथ उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी होता है। लेकिन अगर शरीर में थायरोक्सिन की कमी है तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे होगी या लैग होगा, या इसका प्रोसेस बहुत धीरे होने की वजह से उस जो डिजीज़ का नाम है उसको बोलते हैं जड़ वामनता और आउटू वामनता। आउटू अल्प क्रिया मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा एक डिजीज़ है जो आउटू अल्प क्रिया के द्वारा होता है, यानी थायरोक्सिन की कमी से। ये जो बात कर रहे हैं ये हैं बच्चों में होती है और ये प्रौढ़ व्यक्तियों में होते हैं। जो अडल्ट होते हैं, बड़े उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें जो डिजीज़ थायरोक्सिन की कमी से जो डिजीज़ होता है उसे हम मिक्सोडीमा कहते हैं। अब मिक्सोडीमा के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें थायरोक्सिन की कमी से ये डिजीज़ हुए हैं? त्वचा का मोटी होना, यानी जो त्वचा है वो उसमें चमक नहीं रहेगी, वो खुरदरी से रहेगी, बाल झड़ने लगेंगे, बालों का कलर चेंज हो जाएगा। स्मरण शक्ति, उसकी जो मेमोरी है, बुद्धि है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। त्वचा का रंग है वो पीला पड़ जाएगा। और ये जो लक्षण हैं ये मिक्सोडीमा के लक्षण हैं। और जड़ वामनता की जो बात करी हमने, यानी उसकी अगर वो कमी रहती है थायरोक्सिन की तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों ही उससे प्रभावित होती है। गलगंड जो डिजीज़ की हमने बात की है वो आयोडीन की कमी से होती है जिसे हम गोइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाशीमोटो जो रोग है ये एक डिजीज़ होता है। ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, यानी जो एंटीबॉडी, जैसे ये एक रोग हो जाता है हाशीमोटो डिजीज़, इससे हम क्योर करने के लिए, इससे बचने के लिए जो हम कोई दवाई लेते हैं तो उस दवाई के परिणाम स्वरूप ये शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है? इस थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए इसे थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो हाशीमोटो डिजीज़ एक बहुत ही फैटल डिजीज़ है। ये एंटीबॉडी, कई बार क्या होता है जैसे थायरोक्सिन की कमी से जो हमें रोग हो जाते हैं तो उससे हम क्योर करने के लिए, उसे उपचार के लिए हम कोई दवाई लेते हैं। उस दवाई को लेने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है
जो इस थायराइड ग्लैंड को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। ये नष्ट कर देती है। जब इसको नष्ट कर देगी तो ये थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव से, जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है तो उसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कुप्रभाव होते हैं, विपरीत प्रभाव होने वाले रोग कौन कौन से हैं? गंडगल, गंडमाला, गर्दन में सूजन आ जाएगी। थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक सीक्रेशन से, अधिक स्रावित से गर्दन में सूजन आ जाती है। उस स्थिति को हम गंडमाला कहते हैं। ग्रेवी या ग्रेव रोग होता है। इस तरह से हाइपर सीक्रेशन से थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है उससे थायरोक्सिन की अगर हाइपर सीक्रेशन होती है, अतिस्राव होता है, उससे चिंता, एंग्जाइटी, हाई बीपी और घबराहट यानी बेचैनी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। थकान, वजन कम हो जाएगा, गर्मी सहन करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी उस पेशेंट को या उस रोगी को जिसमें थायरोक्सिन की मात्रा अधिक ज़्यादा सीक्रेशन हो रही है तो वो गर्मी सहन करने की क्षमता कम रखेगा। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती है, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो संख्या में 4 होती है वो उसी में धसी हुई रहती है। थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड, थायराइड ग्लैंड के कितने लोब हैं? थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं। उन दोनों लोब्स में, जिसको हम पिंड को हम लोब बोलते हैं, दोनों लोब्स के जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग का मतलब होता है पीछे का भाग, उसके अंदर ये धसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। मनुष्य में इसकी संख्या 4 होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी है? 4। यह कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? यह पैरा हार्मोन या पैरथ हार्मोन को रिलीज करती है, जिसको हम कोलिप हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका ये सिक्रेशन करती है। पैरथ हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को कंट्रोल करता है। इस प्रकार ये विटामिन डी के निर्माण में, विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, जिससे अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है और अस्थि बोन डेवलपमेंट के अंदर ये हेल्पफुल होता है। पैराथ हार्मोन जो हार्मोन है, पैराथायराइड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उससे अगर अल्प मात्रा में, कम मात्रा में पैराथ हार्मोन अगर कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो उससे होने वाला रोग होता है टेटेनी। टेटेनी रोग होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, एसएससी है, आरएस है, टीचर है, सेकंड ग्रेड है, उसमें ये मोस्टली इस रोग के बारे में पूछ लिया जाता है कि टेटेनी रोग कौन सी ग्रंथि के हार्मोन से होता है? तो उसका आंसर है पैराथायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है उससे। इसके हाइपर सिक्रेशन से, अगर इसके अधिक सिक्रेशन है, पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स की अगर अधिक मात्रा सिक्रेशन हो रही है, उससे हाइपर कैल्सीमिया या ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियां जल्दी जल्दी टूटने लगती है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, कमजोर हड्डियां। अगली जो अग्न्याशय ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हम कर रहे हैं, उससे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की जो पोजीशन होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, हमारे हेड जो स्कल है उस पोजीशन में रहती है। इसके 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, यानी एक लोब इसका आगे रहता है और एक लोब इसके पीछे रहता है। दोनों ही लोबों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं जो पूरी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, ये जो स्कल है, ये जो हमारा हेड है, ये इसका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ये जो पोजीशन है इसको हमने इनलार्ज करके यहाँ ये दिखा रखा है। इसके 2 लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? हाँ, एक बात और है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपाली है, एंटीरियर लोब है, आगे वाला जो लोब है उसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे एडिनोहाइपोफाइसिस। एंड जो पीछे वाला लोब है जिसको हम पोस्चर लोब बोलते हैं उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? अग्रपाली जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सीक्रेशन होने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जीएच। वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक, सोमेटो का मतलब है बॉडी, बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाना। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो जनन ग्रंथियों से रिलेटेड हैं उनको इनिशिएट करता है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए या कम करने के लिए। पुट्टिका हार्मोन्स है जिसको हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल जो सेल होते हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को इनिशिएट करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। इसको रिलीज करने वाला है पीयूष ग्रंथि। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको इनिशिएट या उसकी कमी और ज़्यादा करने की जिम्मेदार भी पीयूष ग्रंथि होती है। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन को रिलीज करती है, उसका काम पीयूष ग्रंथि का ही है। मेमोट्रोफिक हार्मोन्स एंड मेलानोसाइट हार्मोन जो कलर्स से रिलेटेड है, मेलानोसाइट, उसे कम या ज़्यादा करना या उसको इनिशिएट करना, उसको स्टिमुलेट करने का काम पीयूष ग्रंथि का होता है। इसीलिए हम इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उसके सीक्रेशन को, उसके स्रावन को ये कम या ज़्यादा करते हैं, यानी कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्चर। पोस्चर जो पार्ट है उसका पश्चपाली है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे निकलने वाले हार्मोन या उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वैसोप्रेसिन जिसको हम ADH कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि के दोनों लोबों से हार्मोन रिलीज होते हैं और पूरी बॉडीज के जो हार्मोन्स हैं उसको ये कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन या जिसको हम इंटरमीडियन कहते हैं, इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है। हमारे शरीर की जो भी वृद्धि है, आकार में जो हम देखते हैं या आकार में वृद्धि होती है, सोमेटा का मीन्स ये है बॉडी, तो बॉडी को ये बढ़ाता है। ये हार्मोन मुख्य प्रेरक है, ये इंड्यूसर है जो शरीर की अस्थियां, बोन्स एंड मसल्स, अस्थियां और पेशियों के विकास और कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतकों की वृद्धि और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ये प्रोत्साहित करता है। शरीर की वृद्धि के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी है। अस्थियों का विकास होना चाहिए, पेशियों की ग्रोथ होनी चाहिए और सेल डिवीजन्स होने से शरीर में आकार में वृद्धि होती है। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के जो सिक्रेशन है वो दो तरह से होते हैं, अल्प सिक्रेशन और अति स्राव यानी हाइपर सिक्रेशन। जब पीयूष ग्रंथि से जो सिक्रेशन रिलीज अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, दोनों में होता है। बच्चों में कौन से डिजीज होते हैं और एडल्ट्स में यानी वयस्क में कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसका प्रभाव दोनों पे पड़ता है। अगर बच्चों में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं तो बोनापन आता है, जिसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। और अगर यही डिजीज अगर वयस्क में होता है तो उसे हम सिगमंड्स रोग कहते हैं। सिमंड्स रोग कहते हैं। सिमंड्स रोग में उसकी
जो रोगी है उसकी लीवर, उसकी किडनी, उसके गुर्दे, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो लो हो जाती है और उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और अगर इसका हार्मोनल एबनॉर्मलिटी ऐसी रहती है तो वो उसको डेथ भी हो सकती है। अतिस्राव, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का सीक्रेशन अगर ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो बच्चों में महाकाया डिजीज़, महाकायता डिजीज़ का मतलब होता है बच्चे का शरीर है बिल्कुल भीमकाय हो जाता है, शरीर ज़रूरत से ज़्यादा आकार में ले लेता है। हम देखते हैं कई बार किसी किसी बच्चों की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस का या हार्मोनल में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसी का परिणाम होता है कि उसके शरीर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। एडल्ट बड़ों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अग्रति कायता यानी एक्रोमेगली। एक्रोमेगली एक डिजीज होता है जिसके अंदर बड़े होने के बाद, एक वयस्क व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस आते हैं, तो उसके जो जबड़े का आकार है वो बाहर निकल आता है, हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होने लगती है और शरीर एक तरह से भीमकाय, जिसको हम अज्जू बोल सकते हैं, ढांचे की तरह प्रतीत होता है और उसकी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जनन ग्रंथियों से संबंधित है, टेस्टिस और ओवरी से। ये नर और मादा, मेल एंड फीमेल में मेल का जो पार्ट है वो वर्षण है, वर्षण से हार्मोन रिलीज होते हैं और मादा की जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, इनको ये इनिशिएट करता है। पीयूष ग्रंथि नर और मादा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स बनाने के लिए उनको उत्तेजित करते हैं। इनके जनन अंगों की परिपक्वता और क्रियाशीलता के लिए जिम्मेदार है। दो प्रकार के हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मादा में अंडाशय, ओवेरियन फॉलिकल्स की वृद्धि, उसकी ग्रोथ को परिपक्वता देकर उसकी परिपक्वता और मादा हार्मोन्स के सीक्रेशन को उत्तेजित करता है। यानी जो FSH है, जो हार्मोन है, वो रिलीज होता है, उसको रिलीज करने का काम पीयूष ग्रंथि का है। उसका काम ये होता है कि फीमेल के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उसकी डेवलपमेंट को ये बढ़ाता है, उत्तेजना प्रदान करता है और फीमेल हार्मोन्स के उत्तेजना को ये बढ़ाता है और उनके सीक्रेशन को ये बढ़ावा देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं, LH जो हार्मोन है, ये मादा में ग्रेफियन फॉलिकल, जो ग्रेफियन पुट्टिका है, उसके परिपक्वन में अंडोस्वर का मतलब होता है ओवुलेशन, कॉर्पस लूटियम, ये ओवरी से रिलेटेड एक गोलाकार रचना होती है, उसके डेवलपमेंट को ये इन्हेंस करता है। प्रोजेस्टेरोन जो मादाओं का एक हार्मोन है, लिंग हार्मोन है, के स्रावण को भी, उसके सीक्रेशन को भी ये प्रेरित करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के क्या कार्य हो गए? मादा में ग्रेफियन फॉलिकल की जो मैच्योरिटी है उसको मेंटेन करना, ओवुलेशन को मेंटेन करना, कॉर्पस लूटियम की जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स हैं उसे प्रेरित करना, उसके सीक्रेशन को इंड्यूस करना या प्रेरित करना। मेल की बात करें, पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं से तात्पर्य है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इनकी डेवलपमेंट है। इनकी डेवलपमेंट होने से स्पर्म बनने लगेंगे, स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म्स जो मेल सेक्स सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। पुरुषों में वर्षण की अंतराली या लीडिंग कोशिका, जिसको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं, उसको इंड्यूस करके एंड्रोजन हार्मोन को ये प्रेरित करता है। इस प्रकार ये मेल और फीमेल
दोनों ही जो सेक्स हार्मोन्स हैं, मेल में एंड्रोजन और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन को ये प्रेरित करता है। इससे मेल और फीमेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन को ये इन्हेंस करता है, उत्तेजित करता है, तो फीमेल्स के अंदर ये ओवुलेशन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन्स क्या है। ड्यूरिंग बर्थ, प्रसव के समय, लेबर पेन के वक्त, ये फीमेल की जो ओवरी है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय यूट्रस, उसके जो मसल्स हैं उसको फैलाता है और इजी बर्थ को करने में हेल्प करता है। लेबर पेन को डेवलप करता है ये। बिफोर बर्थ, शिशु जन्म, बच्चे का जब जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसके अंदर ये उन मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करता है और बर्थ के समय पर हेल्पफुल होता है। स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड से ये दूध निकालने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को, कौन से हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग या दूध को निकालने वाला हार्मोन कहते हैं, या दूध श्रवण का हार्मोन कहते हैं। दूध निष्कासन हार्मोन या दूध श्रवण हार्मोन वो है ऑक्सीटोसिन। इसका प्रयोग गाँव में, या कई बार जैसे कोई जानवर है, भैंस है, वो दूध नहीं देती है, तो कृत्रिम तरीके से भी ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है इसका उस पर यूज़ किया जाता है और उसकी मर्जी के बगैर भैंस से, जानवर से दूध लिया जाता है। लेकिन ये उसके सेहत के लिए और जो उस दूध का उपयोग कर रहे हैं उन दोनों के लिए ये सही नहीं होता है। लेकिन जब जानवर दूध नहीं देता है तो पशुपालक के लिए एक मजबूरी होता है किस प्रकार से उससे दूध लिया जाए, क्योंकि उसको तो दूध को बेचना है, वो इतना वेट नहीं करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये फिर दूध देगी, इसलिए वो उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ करता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ करते ही वो उस जानवर जो जिसके उसने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया है, मवेशी के, वो दूध देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स कहते हैं। प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ये महिलाओं के मेमोरी ग्लैंड से स्तनों के विकास में हेल्पफुल होता है और उनके दूध को बढ़ाने में मदद करता है। इसे दूध हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम मिल्क हार्मोन कहते हैं। इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये मिल्क हार्मोन है और ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, यानी ये दूध को निष्कासन को बढ़ावा देता है और ये दूध बढ़ाने में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मूत्र विरोधी हार्मोन्स है। यानी हम पानी और जो लिक्विड चीज़ लेते हैं वो कुछ मात्रा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारी बॉडी में और बाकी जो किडनी के द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको कैरी करने का काम यूरिन करता है और यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो है यूरिया, जो किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में हमारे शरीर से एक्सपेल या उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरिन के को डेवलप होने से
रोकता है, ये मूत्र की मात्रा को घटाता है और ब्लड को गाढ़ा कर देता है। जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसको ये इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। इसलिए इसे हम मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब मूत्र पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यूरिन की मात्रा कम बनेगी। इसकी कमी से व्यक्ति का मूत्र पतला हो जाता है और इसे मूत्रलता या डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। यानी दो तरह की डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिएटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिएटस जो मधुमेह रोग है वो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से होता है, और ये डायबिटीज इंसिपिडस है, इसके अंदर यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो पतला हो जाता है। उस स्थिति को हम डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। इस प्रकार पिछली स्लाइड में चलते हैं। इसकी पोजीशन किडनी के ऊपर है, एडिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसकी बात करेंगे, वो आएगी अपने एडिनल ग्लैंड। इसके बारे में अभी आपको चर्चा की जाएगी। वैसोप्रेसिन एंटीडायूरेटिक हार्मोन और मूत्र विरोधी हार्मोन। मूत्र विरोधी हार्मोन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूत्र को बार बार आने को प्रेरित करता है। ये वृक्क नलिकाएं जो हमारी किडनी हैं, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, उसके द्वारा जल का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी पुनः अवशोषण होता है, उसको ये बढ़ाता है। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसकी कमी से, क्योंकि ये मूत्र पतला हो जाता है और इसलिए जो स्थिति पैदा होती है उसे मूत्रलता या डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसमें बार बार रोगी को टॉयलेट करने के लिए बार बार जाना पड़ता है और जो रक्त होता है वो कंसंट्रेटेड या गाढ़ा हो जाता है। थाइमस जो ग्लैंड है उसकी पोजीशन हमारे चेस्ट में होती है, बिल्कुल जहाँ दोनों फेफड़े होते हैं उसके बीच में जो बोन होती है उसी पोजीशन पे ये थाइमस ग्लैंड होती है। ये हृदय के ठीक आगे, हमारे हार्ट के बिल्कुल सामने, ट्रेकिया के समीप, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसके पास में स्थित होती है। मानव में यौवन अवस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे से किशोर अवस्था आती है, बच्चों के अंदर इसकी डेवलपमेंट फुल स्टेज पे होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में होता है और उसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की जो साइज होती है वो छोटी होती जाती है और एक समय ऐसा होता है ये बिल्कुल हमारी बॉडी से लुप्त प्राय हो जाती है। इसका लगातार ह्रास होता है और वृद्धावस्था, ओल्ड एज में यह ग्रंथि पतले धागे के समान रह जाती है या इसका बिल्कुल अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि थाइमस जो ग्लैंड है इसकी जो डेवलपमेंट है वो बचपन में ही रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एडोलसेंस आती है, इसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज होती है और धीरे धीरे ये एक मात्र धागे के समान रह जाती है या बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। इस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिका का प्रशिक्षण केंद्र या उस जो इम्यूनिटी है उसका प्रमुख अंग कहा जाता है।
क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में तो होती है लेकिन प्रौढ़ अवस्था में उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो आंसर है इसका थाइमस ग्लैंड्स। एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है, जैसे कि फर्स्ट पेज पे जो चित्र के द्वारा समझा दिया गया, यानी हमारे शरीर में दो वृक्क होते हैं, दो किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। हमारे शरीर के जो पिछला जो पोर्शन होता है वहाँ पर इनकी पोजीशन होती है। जो किडनी का जो ऊपर का भाग है, सपोज कीजिए ये एक किडनी है, इसका यहाँ का जो भाग है इस वाले पोर्शन के अंदर कौन स्थित है, एडिनल ग्लैंड। यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के अंदर एडिनल ग्लैंड की पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ द किडनी स्थित रहती है। इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। इसे 3F ग्रंथि या 4S ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब मन में विचार आ रहा होगा 3F ग्रंथि, 3F, इसे 3F क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड 3F ग्लैंड एंड वाई इट इज कॉल्ड 4S ग्लैंड। 3F ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एडिनल ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी उसे कहते हैं। इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी एडिनल ग्लैंड है जो आपातकालीन हार्मोन को रिलीज करती है या उसका सीक्रेशन करती है। आपातकालीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सामने कई बार ऐसी आपात स्थिति पैदा हो जाती है कि हम उस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस स्थिति में हमारे सामने तीन कंडीशन होती है। हम अचानक से घबरा जाते हैं, भय हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति जो बनती है वो ये बनती है कि उससे हम फाइट करें, लड़ाई लड़ें। और तीसरी स्थिति होती है जब हम दोनों स्थिति नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ से पलायन या हमें भागने की हम सोचते हैं। तो इसलिए से हम 3F इसलिए कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर्स का मीन्स भय, फाइट्स का मीन लड़ाई और फ्लाइट का मीन्स पलायन। यानी ये हार्मोन जब सीक्रेशन होता है, इसका सीक्रेशन होता है तो हमारे सामने भय व्याप्त हो जाता है और हम उस स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ से पलायन करते हैं। और ऐसी स्थिति बनती है कि हमें उससे रूबरू होना पड़े और झगड़ा करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, तो हम अपने आप को वहाँ स्टैंड रखते हैं और हम उससे फाइट की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए हम इसे 3F कहते हैं। 4F इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करती है, सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखती है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो शुगर मेटाबॉलिज्म है, ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करती है। इसलिए इसको 4S भी कहते हैं। एडिनल ग्लैंड्स के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट हैं। बाहरी भाग और आंतरिक भाग। किडनी के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसी तरह से एडिनल ग्लैंड है, ये कौन से भाग में है, इसके भी दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसका जो बाहरी भाग है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक जो भाग है, बीच का जो भाग है तो उसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स से जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो मिनरल कॉर्टिकोइड्स जिसको हम एल्डोस्टेरोन्स भी कहते हैं, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिसोल्स, और तीसरा है सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। बात करते हैं इसके आंतरिक भाग से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की, तो वो हैं मेडुला पार्ट जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन हार्मोन जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। पूछा जाता क्वेश्चन कि
एड्रिनलिन ग्लैंड का वो पार्ट बताइए जहाँ से इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, तो वो पार्ट होगा उसके मेडुला वाले पार्ट से। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन को हम संकटकालीन हार्मोन यानी करो या मरो वाला हार्मोन्स कहते हैं। 3F 4S, फियर, F फाइट एंड फ्लाइट। या तो हमारे सामने जो स्थिति आई है उससे पलायन कर जाओ, या उस स्थिति में रहते हुए उससे लड़ाई करो, या फिर हम भयग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। सपोज कीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने कोई ऐसा जीव प्राणी आ गया है जिसको देखकर हम घबरा जाते हैं। जैसे सांप की बात करते हैं, सांप अपने सामने आ जाता है तो एकदम हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन तुरंत हमारे अंदर ऐसी कोई एनर्जी आती है कि दो स्थितियां बनती है। या तो हमें उसके सामने खड़ा रहना चाहिए, उस स्थिति से अपने आप को संभालना चाहिए, या उसको देख के भाग जाना चाहिए। तो इसीलिए हम इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन्स के जो कार्य हैं, कौन कौन से कार्य करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है, हार्ट बीट को तेज करता है, आंखें चौड़ी हो जाती है, पुतली फैल जाती है। जब अचानक से हमारे सामने कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो हम एकदम भुचक्के से रह जाते हैं और हमारी आंखें फटी फटी रह जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जो रोंगटे हैं यानी बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, और शरीर में एक अजीब प्रकार की बेचैनी पैदा होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी ग्रंथि हैं जो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह है ब्रेन का मस्तिष्क के डाइनसेफेलॉन पार्ट में पाई जाती है। जैसे कि चित्र में हमने देखा था, इसकी लोकेशन कहाँ है? हेड में है, मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस का मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि से जो सीक्रेशन निकलती है उन हार्मोन का संश्लेषण और उन स्रावों का, उन सीक्रेशन का ये नियंत्रित करती है। इसे रिलीजिंग हार्मोन्स जिसको बोलते हैं मोचक हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है, यानी ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है और उसको हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। इसीलिए हम इसे मास्टर ऑफ द मास्टर या हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसकी लोकेशन पता है ही। निरोध हार्मोन, निरोध हार्मोन का मतलब होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यानी जो सीक्रेशन को रोकने का कार्य करे। यह पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स को रोकता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को ये रोकने का कार्य भी करता है, इसलिए ये दोनों कार्य करता है। इनिशिएटिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित भी करता है, इंड्यूस भी करता है, और इनहिबिट भी करता है, या उसका विरोध भी या उसको निरोध भी करने का कार्य करता है। पीनियल ग्लैंड, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क की तीसरी आंख कौन सी है, या बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी में होती है वो हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है, या कौन सी ग्लैंड है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक या हमारी मस्तिष्क की रेत या तीसरी आंख कहते हैं, और इससे जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है। तो इस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे हम लैंगिक यानी बायोलॉजिकल जैविक घड़ी भी कहते हैं। तीसरी आंख या मस्तिष्क की रेत या तीसरी आंख कहते हैं इसको, थर्ड आई। इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे स्रावित हार्मोन्स है मेलेटोनिन। इसका कार्य है ये हमारे सोने जागने का चक्र को नियंत्रित करती है, दैट्स वाई हम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हमारे शरीर की ऑटोमेटिक घड़ी, एक घड़ी होती है जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है,
उसका समय देखकर हम कार्य करते हैं। एक ही हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो हमें ऑटोमेटिक, कई बार हमें जगना होता है तो जगाने का कार्य हमारे शरीर में ऐसी एक्टिविटी है जो हमें जगाने के लिए प्रेरित कर देती है। ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हमें, हमारी बॉडी के रिएक्शंस को पढ़ लेती है और हमें मैनुअली, इंटरनली तरीके से वो वर्किंग करती है। जनन ग्रंथि है जिसको हम गोनड कहते हैं, गोनड्स, गोनड्स। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, स्त्रियों में अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो थीका सेल्स हैं, थीका, यह मादा के सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मीन्स है कि दो तरह के लक्षण होते हैं, प्राइमरी लक्षण और सेकेंडरी लक्षण। इसका मतलब है कि जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है तो फीमेल्स के अंदर ओवरी की डेवलपमेंट होने लगती है, ग्राफियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है एंड पीरियड स्टार्ट शुरू होने लग जाते हैं। और प्यूबर्टी एज के बाद के अंदर महिलाओं में जो चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। गोनड्स जिसकी बात अभी चल रही है, ये प्रजनन ग्रंथियां हैं, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जिनसे शरीर के ऊपर कार्यों के साथ साथ प्रजनन के लिए भी जरूरी है, हार्मोन बनाती है। और गोनड को जनन ग्रंथियां, इस गोनड्स को हम और क्या कहते हैं, इसको हम जनन ग्रंथि या सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में कार्य करती है। गोनड्स, जनन ग्रंथियां, पुरुषों के अंदर वर्षण है, वर्षण से निकलने वाला जो हार्मोन्स है एंड्रोजन है। शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ से रिलीज होता है, वर्षण से, टेस्टिस से। और इसी प्रकार से जो अंडाशय है, ओवरी है, उससे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन है। और ये जो हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन जो गोनड प्राथमिक जनन अंग होते हैं उसको डेवलप करता है। मादा प्रजनन कोशिकाएं जिसको हम एग कहते हैं, मादा प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल इज एग। अंडाशय से शुक्राणु व अंड दोनों युग्मक, अब अंडाशय से अंडा निकलेगा और टेस्टिस जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स हैं उससे शुक्राणु का विकास होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों अयुग्मित कोशिकाएं हैं। इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद के अंदर 2n यानी द्विगुणित कोशिका बनती है, उसको हम ओवम कहते हैं। और ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद के अंदर अपनी ग्रोथ के लिए जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पे भ्रूण की डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है। गोनड्स के जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम LH कहते हैं, एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नियंत्रित किया जाता है। गोनाडल संबंधित जो बीमारियां हैं यानी जनन ग्रंथियों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है? जनन ग्रंथियों से संबंधित बीमारियां हैं मासिक धर्म का विकास यानी पीरियड डिले होता है, या कई बार एक नेचुरल एज आने के बाद में भी फीमेल्स के अंदर पीरियड्स की स्टार्ट नहीं होना, वो मासिक धर्म का विकार है। या कई बार एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है,
वो भी इसका विकार है। पुरुषों में वर्षण प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, वर्षण की बीमारी हो जाती है या बांझपन हो जाता है। बांझपन मीन्स इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के केस के अंदर स्पर्म्स डेवलप नहीं हो पाते, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती है, वो भी एक गोनोडल हार्मोनल एबनॉर्मलिटी है। हाइपोगोनाडिज्म, पर्याप्त हार्मोन्स, असंतुलन हार्मोन्स का उत्पादन होना। विलंबित यौवन का मतलब है कि जब मेल या फीमेल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। हार्मोन्स की वजह से कई बार हाइपो या हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से मेल और फीमेल यानी लड़के और लड़कियों के अंदर सही समय पर उनका जो प्यूबर्टी एज आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। उनकी शारीरिक ग्रोथ और उनकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जनन कोशिकाएं हैं, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। वो इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। मासिक धर्म असमान हो जाता है, जो पीरियड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है, कम या ज़्यादा होता है, या अचानक बुखार आता है, हाई फीवर होने की कंडीशन हो जाती है। ये सारे जो डिजीज़ हैं या रोग हैं ये हार्मोनल की वजह से होता है। एक्सेस ऑफ हार्मोनल या कम मात्रा में हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से ये एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है। पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है हार्मोन्स की वजह से, और उनका भी जो शारीरिक है और जो जनन विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हार्मोन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। हार्मोनल्स अगर प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में नहीं रिलीज होते हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं, या इनकी अधिक मात्रा में बनना और कम मात्रा में बनना, दोनों स्थितियां हमारे लिए अलाभकारी होती है। हमारे बिहेवियर, हमारे आचरण को कंट्रोल करने का कार्य ये हार्मोन्स ही करते हैं। हमारे शारीरिक विकास में और हमारे मेंटल विकास में, मानसिक विकास के अंदर हार्मोन्स का बहुत योगदान रहता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू।